Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are well and I hope you all are learning well. हमारी एशिया महाद्वीप की सीरीज चल रही थी, स्थल मंडल हमने चालू कर दिया था और उसमें भी एशिया हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ओके, जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने एशिया का पूरा पॉलिटिकल मैप या पूरा भौतिक जो मानचित्र है एशिया का वो डिस्कस किया। एशिया के सारे देशों की लोकेशन देखी कि कौन कौन सा देश कहाँ पर है। आज के इस वीडियो में हम एशिया के सभी इम्पॉर्टेंट देशों के बारे में डिस्कशन करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में। उनकी क्या क्या खासियत है, क्या क्या ख़ास बात है, उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं सीधे हमारे टॉपिक पे। लेट्स बिगिन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एशिया को हमने आसानी से याद करने के लिए, आप कह सकते हैं आसानी से याद करने के लिए हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। उन्हीं 6 पार्ट्स के कुछ इम्पॉर्टेंट देश हम उठाएंगे अभी यहाँ पर और उनकी विशेषता, उनकी खासियत के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर एशिया के बारे में या नदर्न एशिया के बारे में। ओके, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा उत्तरी एशिया है या जो हमारा नदर्न एशिया है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है। कौन सा देश है? रशिया या रूस। ओके, रशिया इतना बड़ा देश है कि ये एक नहीं बल्कि 2 महाद्वीप में आता है। ये एशिया के साथ साथ यूरोप तक फैला हुआ है। अब एशिया और यूरोप के बीच एक बॉर्डर है जो कि नेचुरल बॉर्डर है या प्राकृतिक बॉर्डर जिसे आप कह सकते हैं, जो ये रशिया को 2 पार्ट में डिवाइड करती है या आप कह सकते हैं एशिया और यूरोप को अलग करती है। ये नेचुरल बाउंड्री या नेचुरल बॉर्डर या प्राकृतिक सीमा कौन सी है? तो रूस को 2 भागों में डिवाइड करने वाली या एशिया और यूरोप को 2 भागों में डिवाइड करने वाली सीमा है ये यूराल पर्वत। इमेज में आपको नज़र आ रहा होगा। यूराल पर्वत के जस्ट बाद आ जाती है कैस्पियन सी या कैस्पियन सागर, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। फिर आ जाता है हमारा काला सागर या ब्लैक सी। ओके, ये छोटी सी आपको नज़र आ रही है ब्लैक सी या काला सागर है। और इसी के अड़वा फिर आ जाता है हमारा भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी। ओके, तो ये सब मिलकर एक नेचुरल बाउंड्री या एक प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। यही सीमा मानी जाती है एशिया और यूरोप की, और रशिया को भी यही सीमा 2 भागों में डिवाइड करती है। इधर वाला पार्ट है यूरोप और इधर वाला पार्ट है एशिया। ठीक है, और बीच में क्या क्या है? यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर। ओके, अब बात करते हैं दक्षिण एशिया की या दक्षिण एशिया में जो देश हैं उनकी। लेकिन इसमें हम इंडिया के बारे में अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी हम अलग से पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इंडिया को छोड़ के दूसरे जो देश हैं उनकी खासियत के बारे में या उनकी विशेषताओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं श्रीलंका से। ओके, श्रीलंका को गिरते हुए आंसू का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीयर ड्रॉप आइलैंड कहा जाता है इसको। जैसा कि आपको इमेज में नजर आ रहा होगा, ये एक ड्रॉप की तरह है, एक बूंद की तरह है। ये आंसू की तरह आपको नजर आ रही होगी, आंसू की बूंद की तरह, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? गिरते हुए आंसुओं का देश या टीयर ड्रॉप आइलैंड। इसे पूर्व का मोती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पूर्व का मोती भी कहा जाता है। तो ये 2 इसके उपनाम हैं। ठीक है, श्रीलंका के। श्रीलंका की अगर हम राजधानी की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनपुरम कोट्टा। क्या राजधानी है श्रीलंका की? जयवर्धनपुरम कोट्टा। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि है। पाक जल संधि के बारे में हम पढ़ चुके हैं जब हमने इंडियन ओशन पढ़ा था, हिंद महासागर पढ़ा था, तब हमने इस जल संधि के बारे में पढ़ा था। जो बीच में जो पानी वाला एरिया आपको दिख रहा है ये पाक जल संधि है। ये किसको अलग करती है? इंडिया को श्रीलंका से अलग करती है। अगर श्रीलंका के उत्तर में एक द्वीप है, एक आइलैंड है जिसका नाम है जाफना द्वीप। ओके, श्रीलंका के उत्तर में एक द्वीप है जिसे हम बोलते हैं जाफना द्वीप। जाफना द्वीप एक तमिल बाहुल्य क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादातर तमिल लोग रहते हैं और यहाँ तमिल भाषा बोली जाती है। जाफना द्वीप और श्रीलंका को जो जोड़ता है, जो दर्रा जोड़ता है, वो है एलिफेंटा दर्रा।
एलिफेंटा दर्रा है जो जाफना द्वीप और श्रीलंका को जोड़ता है। एक और द्वीप है जो बड़ा फेमस है श्रीलंका में, वो है हम्बनटोटा द्वीप। हम्बनटोटा द्वीप हम वर्तमान में बात करें तो ये चीन के अधीन है। चाइना ने इस पे कब्जा किया हुआ है और चाइना ने इस पे अपना नौसैनिक अड्डा बनाया हुआ है हम्बनटोटा द्वीप पे। अब ये मोतियों की माला वाली योजना है चाइना की, जो आपको मैं जब पॉलिटिक्स पढ़ाऊंगी तब उसमें डिटेल से समझाऊंगी। तो ये एक द्वीप है जिस पर अभी फिलहाल चाइना का अधिकार है। ओके, बात करें हम श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की कि श्रीलंका की इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती है, तो ज़्यादातर यहाँ पर चाय की खेती होती है और चाय की खेती पर ही इसकी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था ज़्यादातर निर्भर करती है। ओके, अगले देश की अगर हम बात करें तो अगला देश है दक्षिण एशिया में भूटान। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है, यानी कि तड़ित झंझावत की भूमि हिंदी में अगर मैं बोलूं। यहाँ पर बहुत बिजलियां गिरती हैं, आप एक तरीके से समझ सकते हैं, इसलिए हम इसको लैंड ऑफ थंडर वॉल्ट कहते हैं। भूटान में भारत द्वारा चुक्खा ताला परियोजना शुरू की गई है। ठीक है, तो ये कुछ बात है भूटान के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेपाल के बारे में। नेपाल में भारत के सहयोग से कोसी नदी पर पंचेश्वर परियोजना शुरू की गई है। कौन सी परियोजना? कोसी नदी। ये जो बिहार का शोक कहलाने वाली नदी है कोसी नदी, इस पर पंचेश्वर योजना शुरू की गई है। नेपाल में 3 प्रमुख जनजातियां रहती है। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा एवरेस्ट है उसका कई सारा पार्ट नेपाल में ही आता है, इसलिए यहाँ पे कुछ प्रमुख जनजातियां रहती हैं, जिनमें से एक सैनिक जनजाति जिसको कहते हैं हम गोरखा कहते हैं, एक पर्वतरोही जनजाति है जिसे हम शेरपा कहते हैं। शेरपा क्या कौन होते हैं? ये हिमालय पर्वत पर जो चढ़ते हैं पर्वतरोही, उनकी चढ़ने में मदद करते हैं, वो शेरपा जनजाति कहलाती है। और एक कृषि जनजाति है जो भोरात कहलाती है। तो ये कुल 3 जनजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। 2 ही इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, इसको नदियों का देश कहा जाता है और सर्वाधिक जूट का उत्पादन करने वाला देश है बांग्लादेश। जूट जो है वो सर्वाधिक मात्रा में बांग्लादेश में उत्पादित होता है और इसे नदियों का देश कहा जाता है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। कई सारी नहरें पाकिस्तान में मौजूद हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं नहरों का देश। आखिरी देश पर आते हैं जो कि है अफगानिस्तान, दक्षिण एशिया के। अफगानिस्तान की खास बात है कि अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला स्थित है। इमेज में आपको नजर आ रही होगी, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला अफगानिस्तान में स्थित है। ओके, नाम याद रखिएगा इसका। इस पर्वत श्रृंखला में खैबर और बोलन दर्रे स्थित है। 2 यहाँ दर्रे स्थित है। दर्रे क्या होते हैं ये तो जानते हैं ना, जो पर्वतों के बीच में से जो रास्ता निकलता है उसको हम दर्रे बोलते हैं। 2 दर्रे इस पर्वत श्रृंखला में स्थित है हिंदू कुश पर्वतमाला में, जिसको हम बोलते हैं खैबर दर्रा और बोलन दर्रा। अफगानिस्तान का प्राचीन नाम की अगर हम बात करें तो खुरासन इसका प्राचीन नाम था। क्या नाम था अफगानिस्तान का प्राचीन या पुराना नाम? कौन सा था अफगानिस्तान का? खुरासन इसका नाम था। ओके, अब बात करते हैं पूर्वी एशिया के बारे में। पूर्वी एशिया में जो सबसे बड़ा देश है जो कि हमने पढ़ा था वो है चाइना। चीन बड़ा ही फेमस चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में फिलहाल चाइना। तो चाइना जो है वो सबसे बड़ा देश है पूर्वी एशिया का। ओके, चाइना सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला भी देश है पूरे विश्व का अगर हम बात करें, ये इसकी ख़ास बात है। इसके अलावा चाइना में जो भाषा बोली जाती है वो मंडारिन भाषा बोली जाती है। चाइना की भाषा कौन सी है? मंडारिन भाषा। ओके, चाइना में 3 प्रमुख पर्वत हैं या 3 प्रमुख पहाड़ आप समझ सकते हैं जो चाइना में मौजूद हैं। एक है टिनसॉन, एक है नॉनसॉन, एक है कुनलुन पर्वत। ओके, टिनसॉन, नॉनसॉन और कुनलुन पर्वत। कुनलुन और हिमालय के मध्य तिब्बत का पठार आता है। तिब्बत के पठार के बारे में हम सभी जानते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। कुनलुन और हिमालय के बीच में ये स्थित है। ओके, पूर्वी एशिया में अगले देश की हम बात करते हैं जो कि है मंगोलिया।
मंगोलिया जो है एक स्थल रुद्ध देश है, लैंडलॉक देश है, जैसा कि आपको इमेज में नज़र आ रहा होगा। नीचे तो इसके आ जाता है चाइना और ऊपर से ये रशिया से या रूस से कवर्ड है। तो बीच में जो आपको ये नज़र आ रहा है ये मंगोलिया है। ये एक स्थल रुद्ध देश है, यानी कि पूरी तरीके से स्थल से घिरा हुआ है, ज़मीन से ये घिरा हुआ है। ओके, अगले देश की हम बात करें पूर्वी एशिया में, तो वो है जापान। जापान को पहले निप्पन कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसको? निप्पन कहा जाता था। इसे उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। कुल मिला के 4 ही द्वीपों से बना हुआ है ये देश। 4 प्रमुख द्वीप हैं इसमें, होन्शु, होकाइडो, कोयोशु और शिकोकू। कौन कौन से हैं? होन्शु, होकाइडो, कोयोशु और शिकोकू। थोड़े अजीब लग रहे हैं नाम, पर आप 1 या 2 बार इसको पढ़ेंगे या याद करेंगे या बोलेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। इमेज को देखकर, इमेज के साथ इनकी लोकेशन देखकर आप इनके नाम बोलिए। ओके, यहाँ पर है होन्शु, यहाँ पर है होकाइडो, यहाँ पर है कोयोशु और ये है शिकोकू। ठीक है, ये 4 द्वीप से मिलकर जापान बना है। बात करते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया या साउथ ईस्ट एशिया के कुछ प्रमुख देशों के बारे में। तो पहले देश के बारे में हम बात करते हैं लाओस के बारे में। लाओस, जैसा कि आपको इमेज में नज़र आ रहा होगा, ये भी एक लैंड लॉक्ड देश है या एक लैंड लॉक कंट्री है। स्थल रुद्ध देश है ये, एक चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है, पानी से कहीं भी नहीं जुड़ता, महासागर से कहीं भी ये नहीं जुड़ता। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो म्यांमार की हम बात करते हैं। इरावदी नदी म्यांमार की प्रमुख नदी है। अगर म्यांमार की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर या प्रमुख नदी की हम बात करें तो इरावदी रिवर या इरावदी नदी इसकी सबसे इम्पोर्टेंट नदी है। अराकान योमा पर्वत श्रेणी या अराकान योमा पर्वतमाला इसकी सबसे लंबी पर्वतमाला है, जो आपको इमेज में नज़र आ रही होगी। ओके, उसके अलावा शान का पठार या शॉन का पठार म्यांमार का प्रमुख पठार है, अगर हम पठार की बात करें। और अगर हम ज्वालामुखी की बात करें तो माउंट पोपा म्यांमार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ओके, कौन सा है? माउंट पोपा म्यांमार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थाईलैंड की। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश या लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट कहा जाता है। सबसे ज़्यादा सफ़ेद हाथी यहीं मिलते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि यहीं पर सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, इसलिए इसको सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध है ये थाईलैंड। कंबोडिया की अगर मैं बात करूँ तो कंबोडिया से रिलेटेड क्वेश्चन ये 1000 बार आया है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है। अंकोर वाट का मंदिर हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है, जो कि हिंदुस्तान में मौजूद नहीं है। ये कहाँ पर मौजूद है? कंबोडिया में मौजूद है। इसकी अपनी एक अलग हिस्ट्री है। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है, जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, फिलीपींस की अगर मैं बात करूं तो फिलीपींस के बारे में आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि इसके पूर्व में मैरियाना ट्रेंच है। मैरियाना ट्रेंच बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है पैसिफिक ओशन में या प्रशांत महासागर में। सबसे गहरा बिंदु प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त या मैरियाना ट्रेंच फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। ओके, बात करते हैं इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया के बारे में थोड़ी बात हमने पिछली वीडियो में भी की थी। इंडोनेशिया एक द्वीप समूह है, यानी कि आइलैंड का एक पूरा ग्रुप है। इसमें करीबन 13,000 आइलैंड्स पाए जाते हैं, या 13,000 द्वीप का ये एक समूह है। इतना बड़ा ये है कि इसके अंदर 13,000 द्वीप पाए जाते हैं। और अगर इसके सबसे बड़े द्वीप की या सबसे बड़े आइलैंड की मैं बात करूँ तो बोर्नियो इसका सबसे बड़ा आइलैंड या सबसे बड़ा द्वीप है। ओके, तो ये कुछ बात है इंडोनेशिया के बारे में। अगर हम बात करें सिंगापुर के बारे में तो सिंगापुर ये बिल्कुल छोटा सा बिंदु है, जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। बहुत छोटा सा देश है सिंगापुर, लेकिन बहुत फेमस है। और सिंगापुर ये बहुत टूरिस्ट प्लेस है। सिंगापुर की एक ख़ास बात यह है कि इसकी जो कैपिटल है या इसकी जो राजधानी है वो भूमध्य रेखा के सबसे करीब है।
हालांकि भूमध्य रेखा सिंगापुर से नहीं गुजरती है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन कई बार आता है, एशिया के किस देश की राजधानी है, किस देश की कैपिटल भूमध्य रेखा के सबसे ज़्यादा करीब है। तो सिंगापुर की कैपिटल है, सिंगापुर की राजधानी भूमध्य रेखा या हमारी इक्वेटर के सबसे करीब है। ओके। मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया की अगर हम बात करें तो सारे स्थान वाले देश यहाँ पर है। लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, याद करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, सारे ये मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया में। इसमें सिर्फ एक ही देश के बारे में हम बात करेंगे, ये जो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। अगर क्वेश्चन आता है कि एशिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड या स्थलरुद्ध देश कौन सा है, तो वो है कजाकिस्तान। ठीक है, चारों तरफ से ये लैंड से या ज़मीन से घिरा हुआ है। अब हम बात करते हैं साउथ वेस्ट एशिया के बारे में या दक्षिण पश्चिम एशिया के कुछ देशों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इज़राइल के बारे में। इज़राइल पूरे विश्व का या पूरे वर्ल्ड का एकमात्र यहूदी देश है। यहूदी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं या बहुत ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे यहूदियों की ही है। ओके। इज़राइल में एक शहर है जिसका नाम है यरूशलम। यरूशलम एक विवादित शहर है। मुस्लिम, ईसाई और यहूदियों के लिए ये पवित्र भूमि है, इसीलिए ये विवादित है, क्योंकि इस पे हर एक धर्म अपना अधिकार जमाना चाहता है। इस वजह से यहाँ पर कई बार आप सुनते होंगे इज़राइल में कभी भी शांति नहीं रहती, हमेशा वहाँ पर फसाद चलते ही रहते हैं, लड़ाइयाँ चलती ही रहती है। उसकी मेन वजह यरूशलम को बताया जाता है। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेबनान की, तो लेबनान हाल ही में बड़ा ही फेमस हो गया है। अगर हम करंट से रिलेट करके इसकी बात करें तो लेबनान में अभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, जो आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा किस वजह से ये ब्लास्ट हुआ था। बहुत ही भयानक था ये ब्लास्ट, जिसकी वजह से लेबनान सुर्खियों में आ गया था। अभी इतना बड़ा ब्लास्ट यहाँ पर हुआ था लेबनान में। अब इसके पीछे कई सारे रीज़न बताए गए हैं। सबसे बड़ा रीज़न बताया गया है, वहाँ बैरूट जो बंदरगाह है या जो पोर्ट है, वहाँ पर एक जहाज़ में बहुत ही भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट पाया गया था। तो उसमें कुछ रिएक्शन हो गया, एक तरीके से आप मान सकते हैं, जिससे ये इतना बड़ा ब्लास्ट वहाँ पर हुआ। बहुत ज़्यादा मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट वहाँ पर मौजूद था। तो लेबनान अभी हाल ही में सुर्खियों में आया था इस ब्लास्ट की वजह से। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉर्डन के बारे में। जॉर्डन की खास बात यह है कि इसके अंदर एक झील पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं डेड सी या मृत सागर। मृत सागर पूरे विश्व की सबसे गहरी खारे पानी की झील है, और ये विश्व की समुद्र तल से सबसे नीचे स्थित झील है, यानी कि जो सी लेवल है उससे सबसे नीचे ये स्थित है झील। कौन सी झील? मृत सागर या डेड सी। और डेड सी या मृत सागर कहाँ पर है? जॉर्डन में है। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं साउथ वेस्ट एशिया में साइप्रस की। साइप्रस जो है ये एक बहुत ही छोटा सा देश है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये भूमध्य सागर में है या मेडिटेरियन सी में एक द्वीपीय देश है, एक आइलैंड है। ये छोटा सा देश है जो आपको इमेज में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यही इसकी खास बात है कि ये भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्की या तुर्की के बारे में। तो तुर्की जो है, तुर्की भी रूस की तरह दो महाद्वीपों में स्थित है। जैसे कि रूस दो महाद्वीपों में स्थित है, एशिया और यूरोप में, वैसे ही टर्की का भी कुछ हिस्सा जाता है कहाँ पर? यूरोप में। ओके। एशिया में ज़्यादातर टर्की है और कुछ हिस्सा इसका चला जाता है यूरोप के अंतर्गत, यूरोप के अंदर। टर्की को टर्की को प्रवेश द्वार कहा जाता है एशिया का। ओके, ये आप इसके बारे में याद रखिएगा। अनातोलिया का पठार टर्की में स्थित है। पठार क्या होते हैं इसके बारे में और डीपली हम पढ़ेंगे, लेकिन जो ऊंची उठी हुई भूमि या ऊंची उठी हुई जमीन होती है उसे हम कहते हैं पठार। किस तरीके से बनते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। अनातोलिया का पठार टर्की में स्थित है। फिलहाल आप ये मोटे तौर पर याद रख लीजिए। ठीक है। एक और प्रसिद्ध झील है जो टर्की में स्थित है, वॉन झील। वॉन झील पूरे विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील है। यानी कि अगर मैं बात करूं पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा खारा पानी कहाँ मिलेगा,
तो हमें कहाँ मिलेगा? वो टर्की में मिलेगा। टर्की में भी कहाँ मिलेगा? वॉन झील में मिलेगा। ओके, बात करते हैं ईरान के बारे में। ईरान को आर्यों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईरान को आर्यों का देश कहा जाता है। ईरान में दो ज्वालामुखी हैं जो कि मृत ज्वालामुखी यानी कि अब बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है। कौन कौन से? देवबंद और कोहे सुल्तान। ठीक है, इसके अलावा ईरान में एक क्षेत्र है आबादान क्षेत्र, जहाँ पर पेट्रोलियम भंडार बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम भंडार के लिए ये आबादान क्षेत्र प्रसिद्ध है। ठीक है, दो नदियां हैं ईरान में जो बड़ी ही प्रसिद्ध है, दजला और फरात नदियां। मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में आपने सुना होगा। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो इन्हीं नदियों के आसपास विकसित हुई थी। ओके, दजला और फरात नदियां। तो ये बात हो गई हमारी साउथ वेस्ट के बारे में या दक्षिण पश्चिम एशिया के बारे में। तो कुल मिला के जितने भी इम्पोर्टेंट देश थे और उनकी जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थी एशिया में वो हमने कर ली है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।